नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी आज की खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोल रहे हैं जिसने देश की राजनीति और संवैधानिक व्यवस्था को बहुत गहराई से प्रभावित किया। हाँ, मामला है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण। सही कहा। ये सिर्फ एक चुनावी हार जीत का मामला नहीं था जैसा कई लोग सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्ति संतुलन है, संविधान की सर्वोच्चता है और जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, उनकी पवित्रता का एक बहुत कड़ा इम्तिहान था। हमारे पास इस केस से जुड़े अदालती फैसलों, उस वक्त के राजनीतिक घटनाक्रमों और विश्लेषणों के अंश हैं और हम इन्हीं के जरिए इस पूरे प्रकरण की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे आज। और इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है मुझे लगता है क्योंकि इसके तार सीधे देश में लगे आपातकाल यानी इमरजेंसी से जुड़ते हैं। बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। सोचिए, एक ऐसा मामला जिसके चलते देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को अदालत ने अयोग्य करार दे दिया। अभूतपूर्व था वो। तो चलिए बिना देर किए इस ऐतिहासिक और कहना चाहिए बेहद नाटकीय मामले के तह तक चलते हैं। जी, तो इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं साल 1971 के लोकसभा चुनावों से। 1971 वो गरीबी हटाओ का नारा और इंदिरा गांधी की जबरदस्त लोकप्रियता का दौर था। हाँ, लहर थी एक तरह से। उन्होंने उत्तर प्रदेश की अपनी पारंपरिक सीट रायबरेली से चुनाव लड़ा और उनके सामने थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण। हाँ, राजनारायण जी, जो अपनी अक्खड़ और जुझारू राजनीति के लिए जाने जाते थे। वो इंदिरा गांधी के खिलाफ पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, हारे थे। अच्छा, इस बार फिर सामने थे। नतीजे आए और जैसा कि उम्मीद थी इंदिरा गांधी बड़े अंतर से जीत गई। हाँ, मार्जिन काफी बड़ा था। लेकिन राजनारायण ने इस नतीजे को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यहीं से इस पूरी कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई। राजनारायण ने अपनी चुनावी याचिका में इंदिरा गांधी पर चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तौर तरीके अपनाने का आरोप लगाया। उनका सीधा दावा था कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। किस तरह के भ्रष्ट तौर तरीके? मुख्य आरोप क्या थे जिन पर अदालत को विचार करना था? देखिए, याचिका में तो कई आरोप थे, लेकिन दो मुख्य आरोप थे जिन पर आखिरकार वो फैसला टिका। अच्छा। पहला कि इंदिरा गांधी ने सरकारी अधिकारियों और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए किया, जो कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत गलत है। हाँ, ये तो स्पष्ट है। और दूसरा, और शायद तकनीकी रूप से ये ज्यादा अहम साबित हुआ, वो ये था कि उन्होंने अपने विशेष कार्य अधिकारी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल कपूर को अपना चुनावी एजेंट नियुक्त किया। यशपाल कपूर? इसमें क्या दिक्कत थी? मेरा मतलब है सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तो साफ है, लेकिन यशपाल कपूर वाले मामले में क्या पेच था? पेच ये था कि राजनारायण का आरोप ये था कि यशपाल कपूर ने सरकारी सेवा से इस्तीफा देने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए चुनावी काम शुरू कर दिया था। ओह, इस्तीफा मंजूर होने से पहले? हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व कानून ये कहता है कि कोई भी उम्मीदवार किसी गजेटेड सरकारी अधिकारी की सेवाएं अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं ले सकता। ठीक है। तो अगर यशपाल कपूर ने इस्तीफा मंजूर होने की तारीख से पहले ही काम शुरू कर दिया तो ये कानून का सीधा उल्लंघन था। समझ गई। तो ये जो तकनीकी बिंदु था ये बहुत महत्वपूर्ण बन गया। बहुत ज्यादा। फिर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आगे बढ़ा, सुनवाई हुई होगी लंबी। हाँ, गवाहियां हुई, बहस हुई। और फिर आया वो दिन 12 जून 1975 जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। बिल्कुल, 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया। महीनों की सुनवाई और गवाहियों के बाद अदालत ने इंदिरा गांधी को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट चुनावी आचरण का दोषी पाया। दोषी पाया? हाँ। अदालत ने माना कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था और इसमें यशपाल कपूर की सेवाएं उनके इस्तीफे की अधिसूचना जारी होने से पहले लेना भी शामिल था। देश की प्रधानमंत्री को दोषी पाया। इसका नतीजा क्या हुआ? सजा क्या सुनाई गई? सजा वो अभूतपूर्व थी। अदालत ने इंदिरा गांधी के रायबरेली से चुनाव को रद्द कर दिया। चुनाव रद्द? उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। अयोग्य? और इतना ही नहीं, उन पर अगले 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। 6 साल का प्रतिबंध? प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अयोग्य? ये तो कल्पना से भी परे लगता है। राजनीतिक गलियारों में तो हड़कंप मच गया होगा। हड़कंप से कहीं ज्यादा ये एक तरह का संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था। देश की प्रधानमंत्री तकनीकी रूप से अब सांसद नहीं रही थी। हाँ, क्योंकि चुनावी रद्द हो गया।
विपक्ष ने जाहिर तौर पर उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी। इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उनके पास रास्ते बहुत सीमित थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फौरन सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया और हाई कोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की गुहार लगाई। अच्छा, तो मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फौरी राहत दी? क्या हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह रोक लगा दी गई? पूरी तरह से नहीं, यहाँ भी एक पेच था। सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन जज थे जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर। उन्होंने 24 जून 1975 को एक अंतरिम आदेश पारित किया। ये एक तरह का मिला जुला आदेश था। उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दे दी। अच्छा, प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी। हाँ, लेकिन कहा कि वे अंतिम फैसला आने तक लोकसभा की कार्यवाही में बतौर सदस्य भाग नहीं ले सकती और नहीं वोट डाल सकती हैं। ओह, हाँ, प्रधानमंत्री के तौर पर सदन को संबोधित जरूर कर सकती थी। मतलब प्रधानमंत्री तो रह सकती थी, पर एक सांसद के तौर पर उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। ये तो बड़ी अजीब स्थिति थी। आधी राहत, आधा झटका जैसा लगा। बिल्कुल सही समझा आपने। यह स्थिति राजनीतिक अनिश्चितता को और बढ़ाने वाली थी। विपक्ष का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही थी। और इसी बेहद तनावपूर्ण माहौल के बीच वो कदम उठाया गया जिसने भारतीय लोकतंत्र की दिशा ही बदल दी। हाँ, आप आपातकाल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। 24 जून की देर रात और 25 जून 1975 की सुबह के बीच राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी कैबिनेट की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। कारण बताया गया आंतरिक गड़बड़ी से देश की सुरक्षा को खतरा। ये टाइमिंग देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 12 जून को, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश 24 जून को और 24-25 जून की रात को ही आपातकाल। हाँ, ये टाइमिंग। क्या इसे महज संयोग माना जा सकता है? देखिए, राजनीतिक विश्लेषक और इतिहासकार तो यही मानते हैं कि ये टाइमिंग महज संयोग नहीं थी। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर आंतरिक गड़बड़ी का हवाला दिया, जिसमें कुछ विरोध प्रदर्शन और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन का जिक्र था। जेपी आंदोलन। हाँ, लेकिन व्यापक तौर पर यह माना जाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और उससे जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ, उसने आपातकाल लगाने के फैसले में एक निर्णायक भूमिका निभाई। ये एक तरह से उस कानूनी और राजनीतिक चुनौती का, कह सकते हैं, जवाब था। आपातकाल लगने के बाद क्या हुआ? देश पर इसका असर क्या पड़ा? असर बहुत गहरा और बहुत दूरगामी था। रातों रात देश का पूरा माहौल बदल गया। नागरिकों के मौलिक अधिकार, जिनमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल था, उन्हें लंबित कर दिए गए। यानी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए। जी। प्रेस पर कठोर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों को कुछ भी छापने से पहले सरकारी अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। प्रेस की आजादी खत्म। हजारों विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जो भी सरकार के आलोचक थे, उन्हें मीसा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जैसे कानूनों के तहत बिना मुकदमा चलाए जेलों में डाल दिया गया। बिना मुकदमे के? हाँ, ये दौर भारतीय लोकतंत्र के सबसे अंधकारमय अध्यायों में से एक माना जाता है। ऐसा लगा मानो लोकतंत्र की गाड़ी ही पटरी से उतर गई हो। और इसी आपातकाल की छाया में सरकार एक और बहुत बड़ा कदम उठाती है, जो सीधे तौर पर इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले से जुड़ा था। हाँ, वो था 39वां संविधान संशोधन। हाँ। ये क्या था और इसे क्यों लाया गया था? ये संशोधन अगस्त 1975 में, मतलब आपातकाल लगे हुए कुछ ही महीने हुए थे, बड़ी तेजी से संसद में पारित कराया गया। इसका मकसद बिल्कुल साफ था। इंदिरा गांधी को जो अदालती फैसला आया था, उसके प्रभाव से पूरी तरह बचाना और भविष्य में ऐसी किसी भी चुनौती को हमेशा के लिए रोकना। कैसे? इसमें ऐसा क्या प्रावधान था जिसने उन्हें बचाने का काम किया? इस संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 329A। इन 4 पदों के चुनावों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी भी अदालत में नहीं। किसी भी अदालत में नहीं। इन पदों से जुड़े जो भी चुनावी विवाद होंगे, उनका फैसला संसद द्वारा बनाए गए एक विशेष निकाय द्वारा ही किया जाएगा, न्यायपालिका द्वारा नहीं। यानी इन 4 सर्वोच्च पदों के चुनावों को जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा के दायरे से ही बाहर कर दिया। बिल्कुल, पूरी तरह से बाहर। और सबसे विवादास्पद बात ये थी कि इस संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। हाँ, इसका मतलब था कि ये कानून बनने से पहले हुए चुनावों पर भी लागू होगा,
जिसमें इंदिरा गांधी का 1971 का रायबरेली चुनाव भी शामिल था, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला दे चुका था। ओह, मतलब जो केस चल रहा उसी को एक तरह से खत्म करने की कोशिश। संक्षेप में कहें तो सरकार ने कानून को ही बदलकर अपने पक्ष में कर लिया। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, उस पर एक सीधा प्रहार था। ये कहने जैसा था कि कुछ पद कानून से भी ऊपर है। ये तो सचमुच न्याय के मूल सिद्धांतों पर ही सवाल उठाने जैसा है। कानून को पिछली तारीख से बदलकर किसी को फायदा पहुंचाना। लेकिन मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था। हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इस 39वें संशोधन पर क्या रुख अपनाया? यहीं पर, जैसा आपने कहा, कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। सुप्रीम कोर्ट में राजनारायण की अपील और इंदिरा गांधी की क्रॉस अपील पर सुनवाई जारी थी। 39वें संशोधन के पारित होने के बाद जाहिर है इसकी संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई। अच्छा, इसे भी चैलेंज किया गया? हाँ, मुख्य न्यायाधीश A.N. रे की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और 7 नवंबर 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। और क्या था वो अंतिम फैसला? क्या 39वां संशोधन संविधान की कसौटी पर खरा उतरा? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संविधान संशोधन के उस हिस्से को, यानी क्लॉज 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्लॉज 4? हाँ, वो हिस्सा जो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के पिछले चुनावों को न्यायिक समीक्षा से बाहर करता था और उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव से वैध ठहराता था। कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक है। किस आधार पर इसे असंवैधानिक ठहराया गया? तर्क क्या था कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक और ऐतिहासिक फैसले, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में जो सिद्धांत दिया था, संविधान का मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उसका सहारा लिया। केशवानंद भारती केस? हाँ। अदालत ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का आधार हैं और ये संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। संविधान का अनुच्छेद 329A(4) जो न्यायिक समीक्षा को ही समाप्त कर रहा था, इस मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, इसलिए ये मान्य नहीं हो सकता। अच्छा, तो मूल ढांचा सिद्धांत जो ये कहता है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसकी बुनियादी विशेषताओं को नहीं बदल सकती, वो यहाँ फिर से निर्णायक साबित हुआ। बिल्कुल। इसे थोड़ा और सरल शब्दों में समझाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए, ये मूल ढांचा क्या है? हाँ, देखिए, सरल शब्दों में सोचिए कि संविधान एक इमारत की तरह है। संसद उस इमारत में मरम्मत कर सकती है, कमरे जोड़ सकती है, रंग रोगन कर सकती है। ठीक है। लेकिन वो इमारत की नींव को नहीं खोद सकती या उसके जो मुख्य स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, उन्हें नहीं गिरा सकती। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और उन चुनावों की निष्पक्षता जांचने का अदालत का अधिकार, यानी न्यायिक समीक्षा, ये इस इमारत की नींव की तरह है, बुनियादी स्तंभों की तरह है। 39वां संशोधन इसी नींव पर चोट कर रहा था, इसलिए उसे रद्द कर दिया गया। ये तो न्यायपालिका की तरफ से एक बहुत बहुत बड़ा संदेश था। मतलब संसद की शक्तियां भी असीम नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। बिल्कुल सही कहा आपने। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट मत था कि संसद कानून बना सकती है, संविधान में संशोधन भी कर सकती है, लेकिन वो खुद ही न्यायाधीश बनकर ये तय नहीं कर सकती कि कोई चुनाव वैध है या अवैध है। हाँ, ये तो कोर्ट का काम है, खासकर तब जब वो न्यायिक समीक्षा को ही खत्म कर दे। ये शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन था। लेकिन फिर इंदिरा गांधी के चुनाव का क्या हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे रद्द माना जैसे हाई कोर्ट ने माना था? यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है, जैसा आपने पूछा। 39वें संशोधन के उस हिस्से को रद्द करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अन्य कानूनी और तथ्यात्मक आधारों पर, अच्छा, दूसरे ग्राउंड्स पर, हाँ, जो मूल चुनावी याचिका में उठाए गए थे और जिन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को राहत दे दी थी, उन आधारों पर उनके चुनाव को अंततः वैध ठहरा दिया। ओह, तो चुनाव बच गया। हाँ, अदालत ने जन प्रतिनिधित्व कानून में किए गए कुछ पूर्वव्यापी संशोधनों को भी मान्य माना, जो आपातकाल के दौरान ही किए गए थे। इन संशोधनों ने उन आधारों को कमजोर कर दिया था जिन पर हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था। तो अंततः उनका चुनाव बच गया। फिर इस फैसले का इतना ऐतिहासिक महत्व क्यों बताया जाता है? चुनाव बचने के बावजूद इस फैसले का ऐतिहासिक महत्व 39वें संशोधन को रद्द करने में ही निहित है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री के चुनाव को बरकरार रखा, लेकिन उसने संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बुलंद करके एक बेहद शक्तिशाली संदेश दिया। संदेश ये था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो,
संविधान से ऊपर नहीं है कोई भी नहीं। और संसद अपनी विधायी शक्तियों का इस्तेमाल करके न्यायिक समीक्षा जैसे मूल सिद्धांतों को नष्ट नहीं कर सकती। तो अगर हम इस पूरे मामले के दूरगामी प्रभावों को देखें, इसकी सबक देखें, तो भारतीय लोकतंत्र के लिए इसका क्या महत्व रहा? ये मामला निस्संदेह भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसने कई गहरे सबक सिखाए। जैसे? पहला, इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया। ये दिखाया कि एक स्वतंत्र और साहसी न्यायपालिका किस तरह सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगा सकती है और संविधान की रक्षा कर सकती है। बिल्कुल। और दूसरा सबक शायद चुनावों की निष्पक्षता को लेकर था। निश्चित रूप से इसने ये स्थापित किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है और ये संविधान के उन मूल सिद्धांतों में से एक है जिन्हें किसी भी हालत में कमजोर नहीं किया जा सकता। और तीसरा, इसने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को और मजबूती दी और संसद की संविधान संशोधन की शक्तियों की सीमाओं को और स्पष्ट किया। यह स्थापित हुआ कि जनमत कितना भी प्रचंड क्यों न हो, वो संविधान के बुनियादी मूल्यों को बदलने का अधिकार नहीं देता। और इसमें राजनारायण की भूमिका को कैसे देखते हैं? एक अकेला व्यक्ति जो उस समय देश की सबसे शक्तिशाली नेता के खिलाफ खड़ा हुआ। राजनारायण का दृढ़ संकल्प और उनकी ये लंबी कानूनी लड़ाई वाकई काबिल तारीफ है। ये मामला दिखाता है कि लोकतंत्र में एक नागरिक का अपनी बात पर अडिग रहना और कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लेना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। भले ही अंत में तकनीकी तौर पर इंदिरा गांधी का चुनाव बच गया, लेकिन राजनारायण की याचिका ने उन सवालों को जन्म दिया जिनके कारण भारतीय संविधान और लोकतंत्र के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों की व्याख्या हुई, उनकी स्थापना हुई। सही बात है। ये दिखाता है कि सच और सिद्धांतों के लिए लड़ने का परिणाम सिर्फ व्यक्तिगत हार जीत से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो संक्षेप में ये मामला हमें यही याद दिलाता है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव कराना और सरकार बनाना भर नहीं है। बिल्कुल, लोकतंत्र का असली मतलब है जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का शासन और सभी संस्थाओं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का एक उचित संतुलन। ये केस दिखाता है कि ये संतुलन कितना नाजुक हो सकता है और इसे बनाए रखने के लिए संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करना कितना जरूरी है, खासकर संकट के समय में। 1977 में फिर आपातकाल खत्म हुआ, चुनाव हुए और इंदिरा गांधी की हार हुई, जनता पार्टी की सरकार बनी। क्या हम कह सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण ने, इस उथल-पुथल ने अंततः भारतीय लोकतंत्र को मजबूती किया? कई विश्लेषक ऐसा मानते हैं। आपातकाल का जो कड़वा अनुभव था और ये जो पूरी अदालती लड़ाई चली, इसने शायद लोगों में लोकतांत्रिक अधिकारों और संस्थाओं की स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता और सम्मान को बढ़ाया। शायद उसकी कीमत समझ आई। हाँ, एक सबक सिखाया कि लोकतांत्रिक मूल्यों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, उन्हें सहेज कर रखना पड़ता है। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। 39वें संशोधन ने जो बहस छेड़ी थी, संसदीय सर्वोच्चता बनाम न्यायिक समीक्षा, वो आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। बिल्कुल है। सवाल ये है कि आज के दौर में जब राजनीतिक ध्रुवीकरण अक्सर तेज होता है, एक लोकतंत्र ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि शक्तियों के पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था प्रभावी ढंग से काम करती रहे? ये एक सतत चुनौती है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। संवैधानिक नैतिकता, संस्थाओं की स्वायत्तता का आपसी सम्मान और नागरिकों की जागरूकता, शायद इन्हीं में इसका हल कहीं छिपा है। इस पर सोचना और विमर्श करते रहना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले और भारतीय लोकतंत्र पर इसके प्रभावों की ये पड़ताल आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।